हम 6 बहनें थीं, कोई भाई नहीं। सबकी सब आपस में कुछ अलग कुछ एक जैसी। लेकिन मैं सबसे बड़ी, शायद इसीलिए माँ की भी सबसे ज़्यादा नज़रों में मैं थी और जिम्मेदारियों में भी। पापा एक सीधे साधे सरकारी क्लर्क थे। रोज़ सुबह वक्त पर ऑफिस जाते और शाम को थके हारे वापस आते। माँ एक अलग ही तरह की औरत थी। ना तो वो रिवाजों वाली घरेलू औरत थी और ना ही खामोश किस्म की। वो माँ थी, पर एक फिल्मी किरदार की तरह अपने नियम खुद बनाने वाली और उन्हें तोड़ने का हक भी सिर्फ खुद को देने वाली। उनके बोलने का तरीका, चलने का अंदाज, हर चीज़ में एक गुरूर था। मोहल्ले वाली औरतें उनसे कतराती थीं, मर्द नजरें चुराते थे और बच्चे उनसे डरते थे। पापा बस हल्के से मुस्कुराकर चुप हो जाते। वो माँ के प्यार में अंधे नहीं थे, बस सीधे थे। मोहल्ले वाले हमसे ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे, इस बात से माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन मैंने माँ से पूछा, आप और पापा की शादी कैसे हुई थी? माँ ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं फैक्ट्री में काम करती थी। तुम्हारे पापा रोज उस सड़क से गुजरते थे। पहले एक दूसरे को देखा, फिर हाय हेलो हुई, फिर चाय और फिर एकदम सीधा कोर्ट गए। फिर हंसकर बोली, तुम्हारे दादाजी ने तो मुझे देखकर कहा था, ये लड़की तो हमारे घर की ही नहीं लगती। मैंने तुम्हारे पापा से कहा, या तो कोर्ट चलो या मैं वापस चली जाऊंगी। और तुम्हारे पापा सीधे कोर्ट पहुंचे। माँ की बातों में अकड़ होती थी और मेरे अंदर कहीं एक सवाल जगता था, क्या सब माएँ ऐसी ही होती हैं? क्या हर मोहब्बत रिश्तों को छोड़कर आगे बढ़ती है? लेकिन बचपन में ऐसे सवाल सिर्फ दिमाग में घुसते हैं, जुबान तक नहीं आते। हम किराए के घर में रहते थे। दादी, चाचा, किसी का हमसे कोई रिश्ता नहीं। पापा ने शादी के बाद सब रिश्ते खत्म कर दिए थे। मैंने आँख खोली तो माँ को ऐसा ही पाया। उनका अंदाज, उनका गुरूर, उनके हर फैसले, सब मेरे अंदर बसा था। मैं उनकी बेटी थी और मुझे लगता था कि दुनिया को पीछे छोड़कर जीना है। शायद यही होता है। माँ और पापा के बीच खामोशी आ चुकी थी, मगर जिंदगी रुकी नहीं थी। कुछ महीने गुजरे तो माँ ने दोबारा फैक्ट्री जाने की इजाज़त मांगी। सबसे छोटी बहन 1 साल की हो चुकी थी और घर का खर्च दिन ब दिन बढ़ रहा था। पापा ने पहले मना किया, लेकिन माँ जिद पर उतर आई। आखिरकार वो फिर से सुबह तैयार होकर घर से निकलने लगी। हाथ में वही पुराना हैंडबैग, साड़ी के नीचे साफ सुथरी चप्पल और बालों में तरह तरह के क्लिप, जो हमेशा एक ही तरफ लगती थी। जब वो पहली बार फैक्ट्री गई तो छोटी बहन को साथ ले गई। बाकी सब स्कूल जाती थी और मैं, क्योंकि सबसे बड़ी थी, माँ और पापा की गैर मौजूदगी में घर की निगरानी करने वाली बन गई। माँ सुबह जाते हुए कहती, चूल्हे पर सब्जी रख देना, सबको रोटी खिला देना और बर्तन धोकर रख देना। मैं शाम को आकर देखूंगी। मैं सिर हिला देती और जैसे ही माँ का दरवाज़ा बंद होता, मेरे हाथ अपने आप काम में लग जाते। माँ शाम को आती, कुछ थकी हुई मगर निश्चिंत। वो पूछती, खाना खाया सबने? मैं कहती, हाँ माँ। वो शाबाशी देती और छोटी बहन को गोद में लेकर थोड़ी देर लेट जाती। कुछ ही दिनों में घर के हालात बदलने लगे। सबसे पहले फ्रिज आया, फिर टीवी और उसके बाद वॉशिंग मशीन। पापा की तनख्वाह से तो ये सब मुमकिन नहीं था। ये सब माँ की कमाई का कमाल था। माँ को खुद भी खुशी होती। वो नई साड़ियाँ लाने लगी, बच्चों के लिए कपड़े, कभी जूते, कभी चॉकलेट। टीवी आने पर तो जैसे घर में त्योहार सा हो गया। हम सब बहनें शाम को माँ के आने का इंतज़ार करती और जैसे ही वो आती, खाना खाकर सब टीवी के आगे बैठ जाते, तरह तरह की सीरियल और मूवीज़ देखते। माँ भी हमारे साथ बैठ जाती और कहती, बस एक एपिसोड देखेंगे, फिर सब अपने काम करो। लेकिन कब एक एपिसोड 2 में बदल जाता और फिर शाम गुजर जाती, पता ही नहीं चलता। पहले जो काम मैं माँ के आने से पहले निपटा लेती थी, वो अब रह जाते। कभी बर्तन सुबह के लिए रह जाते, कभी घर गंदा रहता। हमारी जिंदगी अब सुविधाओं से भर रही थी, लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी। माँ की तनख्वाह अच्छी थी और वो कई बार बोनस भी लेकर आती, कभी आम, कभी बिस्कुट, कभी खिलौने। वो अपनी थकान भी भूल जाती जब हम सब खुश होते। पापा को माँ की नौकरी का फ़ायदा तो नज़र आता था, लेकिन वो उनकी बदलती आदतों से चुपचाप उलझते जा रहे थे। माँ इतनी थकी होती कि खाने के बाद बस टीवी के आगे बैठ जाती। उनके फैशन में भी बदलाव आ रहा था। पर्स बदल गया था, ऊंची एड़ी वाली सैंडल आ गई थी। पापा चुपचाप खाना खाते और फिर किसी अखबार के नीचे छिप जाते। अब वो ज़्यादा देर नहीं रुकते थे। उनकी आंखों में कुछ सवाल होते, लेकिन वो जुबान पर नहीं आते और हम सबको बस एक नया किस्सा देखना होता, एक नया डायलॉग। टीवी का रिमोट पापा के हाथ में होता, लेकिन चैनल वही लगता जो माँ चाहती।
पापा ने चुपचाप सब अपना लिया, शायद सिर्फ बर्दाश्त कर रहे थे। उनके चेहरे पर कई बार ऐसे भाव आते जो हम समझ नहीं पाते, लेकिन अब मैं महसूस करने लगी थी कि कुछ बदल रहा है। माँ का व्यवहार, उनकी बातें, उनका रोज का तैयार होकर जाना, शाम को कई बार महंगी चीजें लेकर आना, ये सब पापा की आंखों से छुपा नहीं रहा था। एक दिन जब माँ काम से वापस आई तो उनके हाथ में एक बड़ा सा शॉपिंग बैग था। उसमें हमारे लिए जूते, चॉकलेट और खुद के लिए कीमती परफ्यूम था। पापा ने टीवी का रिमोट मेज पर रखकर पूछा, ये सब कहाँ से आया? माँ ने मुस्कुराकर कहा, फैक्ट्री से बोनस मिला है, बॉस ने सबको दिया। पापा चुप हो गए। उन्होंने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो बैग को देर तक घूरते रहे। फिर ऐसी चीजें बढ़ने लगीं। माँ कभी महंगी लिपस्टिक लाती तो कभी परफ्यूम, और एक दिन तो ऐसा हुआ कि माँ को फैक्ट्री की गाड़ी घर छोड़ने आई। वो भी सिर्फ ड्राइवर के साथ नहीं, बल्कि फैक्ट्री का एक कर्मी भी उन्हें खुद छोड़ने आया। हम बहनें दरवाजे पर थीं। माँ गाड़ी से उतरी और उस आदमी को कहते हुए सुनाई दी, चाय का वक्त नहीं है, फिर कभी। ये बात शायद पापा ने भी खिड़की से सुन ली। उसी दिन शाम को पापा बहुत देर तक चुप बैठे रहे। खाने की मेज पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। माँ ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ कहा, आजकल तुम्हारा अंदाज कुछ बदला बदला लग रहा है। माँ ने तुरंत कहा, क्या मतलब है? घर के लिए कुछ कर रही हूँ तो भी बात, ना करूँ तो भी दिक्कत। पापा ने आंखें नीचे करके कहा, बस चाहता हूँ कि मेरी पत्नी का आना जाना, उठना बैठना थोड़ा सोच समझ कर हो। माँ ने हंसकर कहा, सोच समझ कर? मैं क्या कोई बच्ची हूँ? पापा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले दिन सुबह उनका मूड खराब था और वो ऑफिस जाने से पहले भी चुप रहे। कुछ दिनों बाद मैं रात के वक्त पापा को फ़ोन पर बात करते सुन रही थी। वो कमरे में नहीं बल्कि आंगन में थे और धीमी आवाज़ में किसी से कह रहे थे, मुझे अपनी बीवी पर शक है। वो फैक्ट्री के मालिक के साथ कुछ ज़्यादा ही नज़दीक हो गई है। कभी गिफ्ट, कभी लिफ्ट, कभी बोनस। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी रह गई। दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैं हिली नहीं। वो किसी से राय ले रहे थे या फिर शिकायत कर रहे थे, ये समझ नहीं आया, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिर एक दिन रात के खाने पर अचानक पापा ने माँ से कहा, नौकरी छोड़ दो, मुझे तुम्हारी ये नौकरी पसंद नहीं आ रही। माँ ने खाने का निवाला रोककर उनकी तरफ देखा। क्यों? ऐसा क्या किया है मैंने? पापा ने सतर्क लहजे में कहा, ज़्यादा बनो मत, सब जानता हूँ। वो तुम्हारा बॉस, तुम्हारी ट्रॉफियाँ, सब दिखाई देता है मुझे। ये पहला मौका था जब घर की चुप्पी पर लड़ाई इस कदर बुलंद आवाज़ में हुई कि हम बहनें वहाँ से उठ गए। छोटी बहन रोने लगी, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। माँ ने झल्लाकर कहा, मेरी कमाई खाते हो और मुझ पर ही शक करते हो? पापा ने मेज पर हाथ मारकर कहा, मैं मर्द हूँ, मेरे घर में इज्जत पहली चीज़ है और आज वो खतरे में है। उस रात दोनों के बीच बहुत जोर की लड़ाई हुई। मैं कमरे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। दरवाजे के पीछे से माँ की आवाज़ आई, अगर इतनी ही दिक्कत है तो फिर अभी तलाक दे दो, नौकरी तो मैं छोड़ने वाली नहीं। और फिर अचानक एक तेज आवाज़ आई जैसे कुछ गिरा हो। पापा ने माँ पर हाथ उठाया था। दूसरी सुबह माँ की आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर खरोंच थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। पापा ऑफिस चले गए और माँ ने बस इतना कहा, तुम सब संभालना, मैं देर से आऊँगी। हम सब स्कूल चले गए, लेकिन शाम को जब लौटे तो पापा घर पर नहीं थे। आधी रात हो गई, फिर भी वो नहीं आए। माँ ने कुछ नहीं कहा, जैसे कि उन्हें कोई फिक्र ही ना हो। अगले दिन शाम के करीब दरवाज़ा खुला। पापा अंदर आए, लेकिन उनकी हालत बहुत बुरी थी। शर्ट फटी हुई, चेहरे पर जख्म और बाजू पर पट्टी। हम सब भागकर उनके पास गए। माँ दूर खड़ी रही। पापा ने बस इतना कहा, किसी ने पीछे से हमला किया है रास्ते में। माँ ने कहा, या फिर किसी से पंगा लिया होगा। पापा ने माँ की तरफ देखकर कहा, जिसे तुम बॉस कहती हो उसका अंदाज भी मुझे मालूम है। ये बात सुनकर माँ का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने पहली बार अपने घर के अंदर वो खामोश जहर महसूस किया जो दिखाई नहीं देता मगर सब कुछ बदल देता है। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि ऐसा ही सिर्फ बाहर नहीं, घरों के अंदर भी गहरे हो सकते हैं। पापा की जख्मी हालत में घर वापसी के बाद एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। माँ और पापा एक ही छत के नीचे रह रहे थे, मगर एक दूसरे के लिए जैसे अजनबी हो चुके थे। बातचीत पूरी तरह बंद थी। खाने की मेज पर सिर्फ चम्मच और प्लेटों की आवाज़ सुनाई देती।
ना कोई रोज़मर्रा की बातचीत। छोटी बहनें कुछ समझ नहीं पाती थी, लेकिन मैं जानती थी कि खामोशी सिर्फ खालीपन नहीं होती, वो होती है बस सुनने के लिए, समझनी चाहिए। पापा ज़्यादातर अपने कमरे में रहने लगे थे। एक शाम पापा ने कमरे से निकलकर माँ से कहा, सुन लो, अगर कल भी तुम काम पर गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। माँ ने सोफे पर बैठे बैठे नज़र उठाई और बस इतना कहा, कल क्या, आज अभी दे दो, मैं तो नौकरी पर जरूर जाऊंगी। हम सब सुन रहे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, सब सहमे हुए थे और मुझे माँ की अकड़ में जहर महसूस हुआ। पापा के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो वापस कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात सब सोए, लेकिन मैं जागती रही। बार बार ख्याल आया कि सुबह क्या होगा, क्या वाकई पापा तलाक दे देंगे या माँ खुद कुछ ऐसा कदम उठा लेगी जिससे घर और भी बिखर जाएगा। अगली सुबह माँ तैयार हो रही थी। उन्होंने हमेशा की तरह साड़ी पहनी, लिपस्टिक लगाई, छोटी बहन को गोद में लेकर चुप कराया। मैंने पूछा, माँ आज? उन्होंने बात काटते हुए कहा, चुपचाप स्कूल जाओ, तुम लोगों का काम पढ़ना है, बाकी सब छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं बोला, बस छोटी बहन का बैग संभाला और सबको लेकर स्कूल की तरफ निकल गई। हम बहनें स्कूल गईं और जैसे हर रोज होता था वैसे ही दिन गुजरा। वापसी पर घर आए तो दरवाज़ा खुला था, लेकिन माँ घर पर नहीं थी। मैंने सारे कमरे देखे, आंगन में जाकर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। बहन ने पूछा, माँ कहाँ है? मैंने कहा, शायद बाहर गई हैं, आ जाएंगी। लेकिन दिल के किसी कोने में बेचैनी थी। वक्त गुजरता गया, दोपहर शाम में बदली, शाम रात में। माँ लौट आई, थकी हुई थी, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैंने दबे लहजे में पूछा, पापा कहाँ हैं? उन्होंने तुरंत पलटकर सख्ती से कहा, मैं क्या पता लगाऊं, कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं, खुद ही आ जाएंगे। उनका अंदाज ऐसा था जैसे कुछ जानते हुए भी वो अनजान बनने की कोशिश कर रही हो। मेरे अंदर एक घबराहट थी। रात हो चुकी थी, पापा का कोई अता पता नहीं। वो कभी इतनी देर नहीं करते थे। उनका मोबाइल भी बंद जा रहा था। हमने खाना भी नहीं खाया, बार बार दरवाजे की तरफ देखते रहे। माँ ने टीवी ऑन कर लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैंने हिम्मत करके दोबारा पूछा, माँ क्या पापा का फ़ोन आया? कहने लगी, बस करो रश्मि, मेरा दिमाग खराब मत करो, आ जाएंगे तो बता दूंगी। लेकिन वो रात गुजर गई और पापा वापस नहीं आए। दूसरे दिन सुबह जब हम सब नींद से उठे तो फ़ोन की घंटी बजी। माँ ने कॉल उठाई और कुछ लम्हों तक चुप रहीं, फिर उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने कहा, हम आ रहे हैं। फ़ोन बंद करके उन्होंने मुझे देखा और बोली, तैयार हो जाओ, अस्पताल जाना है, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर सबकी सांसें थम गईं। कोई रोने लगा, कोई सदमे में आ गया। माँ चुपचाप तैयार होने लगी। हम अस्पताल पहुँचे तो हमें मुर्दा घर की ओर ले जाया गया। पापा की लाश वहाँ पड़ी थी, कपड़ों पर खून, चेहरे पर जख्म, आंखें बंद। एक गाड़ी ने उन्हें जोर से टक्कर मारी थी। कुछ गवाहों के मुताबिक वे सड़क पार कर रहे थे और दूसरी तरफ कुछ देखते देखते अचानक गाड़ी की चपेट में आ गए। माँ रो रो कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगी। मोहल्ले वाले हमदर्दी जताने आए। अंतिम क्रिया का इंतजाम हुआ। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हम समझ ही नहीं सके कि कल तक जो इंसान हमारे साथ था वो आज सिर्फ एक खामोश शरीर बन चुका है। मोहल्ले वालों ने माँ को अब घर बैठने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तीसरे ही दिन वे फैक्ट्री जाने की तैयारी करने लगी। मैंने कहा, माँ आपको तो? उन्होंने बात काटते हुए कहा, काम पर जाना है, ये सब बस बकवास करने वाले होते हैं, कमाने वाले नहीं। हम सब चुप हो गए। अब घर के हर कोने में खामोशी गूंजने लगी। पापा तो चले गए, लेकिन उनके साथ बहुत कुछ लेकर गए, सवाल, शिकायतें और वो भरोसा जो कभी इस घर की बुनियाद था। पापा को गए 10 दिन भी नहीं हुए थे कि माँ ने घर के माहौल में ऐसा बदलाव लाना शुरू कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मोहल्ले की औरतें पहले 2-3 दिन खाना लेकर आईं, 4 दिन अफसोस के बहाने बैठीं, फिर धीरे धीरे आना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि माँ के अंदाज में अफसोस कम और आज़ादी ज़्यादा है। माँ सुबह पहले से ज़्यादा समय पर तैयार होने लगी। नई नई साड़ियाँ, चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास, जैसे अब उनके फैसलों पर कोई रोक टोक नहीं बची थी। दुख का तो नाम भी नहीं लिया गया। मैंने एक दिन हिम्मत करके पूछ लिया, माँ सब कह रहे थे कि इस वक्त तो घर में गमी है। उन्होंने बड़े ही ऐंठे हुए अंदाज में कहा, ये उनके लिए है जो पति से रिश्ता जोड़कर जी रही हैं, मैं तो बस साथ निभा रही थी। उसके बाद मैंने चुप रहना सीख लिया। दोपहर के बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ। माँ के साथ काम करने वाले ज़्यादातर
फैक्ट्री के वर्कर्स अब दिन दहाड़े हमारे घर आने लगे। कोई पान लाता, कोई चॉकलेट, कोई सब्जी का थैला पकड़ा जाता। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो घंटों बैठते। दरवाज़ा बंद हो जाता, हम बहनें अंदर आंगन में खेल रही होती और कमरे से हंसी की आवाज़ें आती। एक दिन मैंने देखा एक आदमी जो माँ के साथ अक्सर बैठता था, उसके हाथ में माँ का फ़ोन था। वो तस्वीरें देख रहा था और माँ उसके ऊपर झुककर मुस्कुरा रही थी। मैं गुजरने लगी तो माँ ने तुरंत पर्दा खींच लिया। शाम को माँ ने कहा, कल से तुम सब बहनें जल्दी सो जाया करो, मेहमान आते हैं तो घर साफ सुथरा लगना चाहिए। मैंने कहा, माँ, हमारे घर अब मेहमानों का सिलसिला कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। माँ ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, जिनके सिर से पिता का साया उठ जाए उनकी छत बचाने के लिए रिश्ते बनाने पड़ते हैं। मोहल्ले वालों ने अब खुल्लम खुल्ला बातें शुरू कर दी थी। दोपहर को पड़ोस की मौसी, जो पहले रोटी पकाने में माँ की मदद करती थी, कहने लगी, बहन थोड़ा ख्याल किया करो, बच्चियाँ जवान हो रही हैं, लोगों की जुबान को रोकना मुश्किल हो जाता है। माँ ने बड़े ही लापरवाह अंदाज में कहा, अपनी जुबान को कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरे मेहमानों को कोई नहीं रोक सकता। उसी रात के बाद मौसी ने आना बंद कर दिया। मोहल्ले में बातें होने लगी कि माँ की फैक्ट्री का मालिक भी अब उनके करीब आ चुका है। वो एक दिन बड़ी गाड़ी में हमारे मोहल्ले आया माँ को लेने के लिए। माँ नए कपड़ों में लिपस्टिक लगाए बाहर आई और गाड़ी में बैठकर चली गई और हम सब दरवाजे से देख रहे थे। 2 दिन बाद वो लौटी तो उनके साथ वही मालिक आया। गाड़ी से उतरते वक्त वो माँ को मैडम कहकर बुला रहा था। फिर दोनों कुछ देर बातें करते रहे और जाते जाते मालिक ने माँ को एक लिफाफा पकड़ा दिया। माँ ने हमें एक साथ बुलाकर कहा, ये घर अब सुरक्षित नहीं है, मोहल्ले वाले जो मर्जी कहें, हमें अब यहाँ नहीं रहना। फैक्ट्री के मालिक ने हमारे लिए एक दूसरा घर लिया है, कल हम सब वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने कहा, इतनी जल्दी? उन्होंने कहा, तुम्हारे पापा के बाद ये गाली देने वाले हम पर सिर्फ रहम करते हैं, इज्जत नहीं देते। नई जगह, नई शुरुआत। अगले दिन एक पिकअप वैन आई, हमारा सामान उसमें रखा गया और हम सब एक नए इलाके की ओर निकल पड़े। वो नया घर पिछले घर से बेहतर था। 2 कमरे, बड़ा आंगन और बाथरूम भी। माँ बहुत खुश थी। उन्होंने घर की सफाई खुद की और हमें कहा, अब यहाँ कोई रोकने वाला नहीं, हम जैसे चाहें वैसे रहेंगे। फैक्ट्री के मालिक का आना जाना बढ़ गया। वो कभी खाना लेकर आता, कभी फलों का थैला। पापा के बाद जिस कमी ने हमें घेर लिया था, माँ ने उसे किसी और से भरना शुरू कर दिया था। मैंने एक दिन अपनी बहनों से कहा, कभी कभी लगता है पापा का मरना नहीं, जैसे कि हटना था। छोटी बहन बोली, क्या मतलब है हटना? मैंने बात बदल दी। सब कुछ अभी समझना मुमकिन नहीं है था। नए घर में सुकून था, लेकिन वो खामोश नज़रों का डर अब भी था। हर बार जब कोई मर्द अंदर आता, दरवाजे बंद हो जाते। हम सब बहनें एक दूसरे को देखती, सवाल सबके चेहरों पर होते, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। नए घर में आए कुछ हफ्ते ही हुए थे कि फैक्ट्री के मालिक का आना जाना और बढ़ गया। हम बहनें कमरे में होती थीं और माँ, वो विक्रम साहब ड्राइंग रूम में लंबी लंबी बातें करते। कभी ठहाके लगाते, कभी दरवाज़ा बंद हो जाता। शुरुआत में माँ दरवाज़ा खुला रखती थी, फिर एक दिन कहने लगी, जब मेहमान आए तो दरवाज़ा बंद कर लिया करो, शोर बहुत होता है। धीरे धीरे हमें समझ आने लगा कि माँ और विक्रम साहब के रिश्ते में अब कोई पर्दा बाकी नहीं रहा। एक दिन स्कूल से आकर मैंने देखा कि माँ ने नया सोफ़ा मंगवाया है, दीवार पर नई पेंटिंग लगी है और किचन में माइक्रोवेव रखा है। मैंने पूछा, ये सब कहाँ से आया? माँ ने तुरंत कहा, विक्रम साहब ने दिया है, कहा कि बच्चों को आराम मिलना चाहिए। कुछ दिन बाद उन्होंने कहा, रश्मि, विक्रम साहब चाहते हैं कि तुम कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करो, उन्होंने फीस दी है, कल से जाना शुरू करो। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि मेरे पास ना कोई वजह थी और ना ही इनकार करने की हिम्मत। लेकिन अब मुझे ये भी महसूस होने लगा था कि विक्रम साहब सिर्फ माँ के लिए नहीं, हम सब पर भी असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कभी सोचा भी नहीं था। दोपहर का वक्त था, माँ भी फैक्ट्री से आई हुई थी कि दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक मॉडर्न सी औरत अंदर दाखिल हुई। सुनहरे रंग का बैग, हील वाली सैंडल और सख्त चेहरा। उसने अंदर जाकर माँ को ललकारा, क्या तुम ही हो जो खुद को बहुत चालाक समझती हो? माँ घबरा गई। आप कौन हैं? उसने हाथ में विक्रम साहब की तस्वीर दिखाते हुए कहा, ये मेरे पति हैं और तुम उनके ऑफिस में नौकरी करती हो, लेकिन काम से ज़्यादा और भी कुछ करती हो।
वो भी मैं जानती हूँ। माँ ने बात संभालने की कोशिश की। मैडम आराम से बात करिए, मैं आपके पति की एम्प्लॉय हूँ, दोस्त नहीं। उस औरत ने हाथ में मोबाइल दिखाया। ये सब रिकॉर्डिंग्स और तस्वीरें हैं, तुम्हारे घर आते जाते, तुम्हारे साथ खाते पीते। अब तुम्हें फैक्ट्री तो क्या, बाजार में भी जगह नहीं मिलेगी। वो औरत कुछ देर चीखती रही, माँ को सबके सामने बेइज्जत करने की धमकी दी, फिर वापस चली गई। हम सब बहनें एक कोने में सहमी खड़ी थीं। माँ थोड़ी देर खामोश रही, फिर अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। अगले दिन माँ ऑफिस गई, लेकिन दोपहर को जल्दी वापस आ गई। उनके चेहरे पर वो भरोसा नहीं था जो हर रोज होता था। उन्होंने हम सबको देखा, फिर पर्स एक तरफ रखकर कहा, फैक्ट्री बंद कर दी गई है मेरे लिए। मैंने धीरे से कहा, विक्रम साहब कुछ नहीं बोलेंगे? माँ ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, वो अब बोलेंगे नहीं, बस छुपेंगे। पत्नी को राजी करने के लिए मुझे कुर्बान किया है। इसके बाद विक्रम साहब का आना जाना बंद हो गया। ना फ़ोन आया, ना कोई संदेश, ना कोई सफाई। माँ रोज एक जैसे कपड़ों में आंगन में बैठी रहती, दरवाजे पर नज़र रखती, जैसे कोई आएगा और कहेगा कि सब गलतफहमी थी। माँ की फैक्ट्री से निकल जाने के बाद कुछ दिनों तक घर में सन्नाटा रहा, लेकिन माँ ज़्यादा देर खाली बैठने वाली नहीं थी। एक शाम उन्होंने पास के मार्केट से आकर बताया, एक बुटीक में काम मिला है, कुछ ही दूर है, सिलाई का काम है, बैठकर करना है, वक्त भी अच्छा है। हम बहनें एक दूसरे को देखने लगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। माँ ने पर्स उठाया और अगले दिन से नया काम शुरू कर दिया। शुरू में वो वक्त पर आती, थकी हुई होती, लेकिन पर्स में कुछ ना कुछ लेकर जरूर आती। कभी आइसक्रीम, कभी समोसे या मेहंदी का कोन। हम सब फिर से अपने रूटीन में ढलने लगे थे। फिर वही सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, बस इस बार चेहरे नए थे। बुटीक के क्लाइंट्स माँ को छोड़ने आने लगे और कुछ दिन बाद आने का बहाना बनाकर बैठने भी लगे। शुरू में माँ उन लोगों से संकोच के साथ बात करती, फिर धीरे धीरे वो संकोच भी खत्म हो गया। एक दिन माँ के साथ एक आदमी आया जो कुछ ज़्यादा ही खुलकर बात करने वाला लग रहा था। वो सोफे पर टेक लगाकर बैठा। मैं चाय लेकर आई तो उसने मजाक में कहा, बहुत दिन बाद मिली हो, तुम बिल्कुल एक दोस्त जैसी लग रही हो। माँ ने हंसकर कहा, दोस्ती का दौर है, रिश्ते निभाने का तो वक्त गया। मैं उस वक्त किचन में थी, लेकिन उनकी बातें दीवारों से टकराकर मुझ तक पहुंच रही थीं। कुछ देर बाद माँ ने मुझे आवाज़ दी, रश्मि ज़रा चाय ले आओ, दोबारा ठंडी हो गई है। मैंने चाय बनाई और सोचती रही कि ये सब मेरे सामने हो रहा है। पहले मैं नज़र चुराती थी, अब मैं देखकर भी अनदेखा करने लगी थी। कॉलेज में एडमिशन लिए मुझे कुछ महीने हो चुके थे। वो एक अलग दुनिया थी, जहाँ हर चीज़ माँ की तरह ही बदली हुई थी, लेकिन एक नए अंदाज में। वहाँ मेरी दोस्ती रीमा और सोनिया से हुई, जो हमारी ही गली में रहती थी, लेकिन मिजाज में बिल्कुल अलग थी। रीमा ने पहले हफ्ते ही कहा, तुम बहुत रिजर्व हो, थोड़ा खुलकर जियो, ये कॉलेज है, कोई स्कूल नहीं। सोनिया हंसी। रश्मि को देखकर लगता है जैसे वो कहानियों की दुनिया से आई हो। मैं पहले हिचकिचाती रही, लेकिन वक्त के साथ उनकी बातों में आ गई। उन्होंने मुझे मोबाइल लेने के लिए तैयार कर लिया, माँ से फरमाइश की, और हैरत तब हुई जब माँ ने मुझे फ़ोन दिलवा भी दिया। कहने लगी, वक्त बदल गया है, बच्चियों को भी होशियार होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे नए नंबर, दोस्तों की कॉल्स और SMS का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। कॉलेज जाते हुए हम तीनों रास्ते में शॉप पर रुकते, नई फिल्में लेते और रात को चुपचाप देखती। माँ को अंदाजा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। कभी कभी पूछती, क्या देख रही हो? मैं हंसती, फिल्म है, सोशल इशू पर है, समझने की कोशिश कर रही हूँ। वो भी मुस्कुरा देती, अच्छी बात है, आजकल के बच्चे जल्दी समझदार हो जाते हैं। धीरे धीरे मेरे कपड़े, बोलचाल और अंदाज बदलने लगे। मैं आईने के सामने ज़्यादा वक्त गुजारती, लिप ग्लॉस लगाती और कॉलेज में चलते हुए गर्दन ऊंची रखती। रीमा ने कहा, अब आई ना तुम रास्ते पर? सोनिया बोली, अब कोई ना कोई तुम्हारा फ्रेंड ज़रूर बनेगा। कॉलेज में हमारा एक ग्रुप बन चुका था, जो टीचर्स की नज़र में कुछ खास नहीं था। हमें कई बार वार्निंग भी मिली, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। हमारी क्लास की एक और लड़की अनामिका, जो बहुत गंभीर थी, एक दिन कहने लगी, तुम्हारा अंदाज कुछ अजीब है, संभल जाओ। मैं हंसकर बोली, तुम जैसी बनकर क्या हासिल होगा, जिंदगी है, जीना सीखो। वो खामोश हो गई और मैंने खुद को आज़ाद महसूस किया। अब मैं माँ के रास्ते पर चल पड़ी थी, बिना इस बात की परवाह किए कि वो रास्ता कहाँ जाता है, क्योंकि अब मुझे रुकने से ज़्यादा आगे बढ़ने का शौक लग चुका था।
और वो भी उसी रफ्तार से जिसमें माँ ने कदम रखा था, बेझिझक, बेफिक्र और बिना किसी रोक टोक के। सीडी वाले दिन की वो शाम जैसे मेरी जिंदगी का एक नया दरवाजा थी। मैं अकेली थी, रीमा और सोनिया नहीं आईं। वापसी पर जब सीडी बैग में से गिर गई और एक लड़का पीछे से आवाज देकर रोकने लगा तो दिल में हल्की सी खुशी भी थी, हैरत भी। वो बाइक पर था, हाथ में मेरी सीडी, मुस्कुराहट में अलग अंदाज। वो बड़ी शराफत से बोला, ये आपके बैग से गिरी थी। मैंने नजर झुकाकर कहा, थैंक्स। सीडी लेकर मैं आगे बढ़ गई, लेकिन वो बाइक पर धीरे धीरे मेरे पीछे चलता रहा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से ये सब बुरा भी नहीं लगा। मोहल्ले के पास पहुंचकर वो वापस मुड़ गया और मैं अंदर आ गई। वो पहला दिन था, उसके बाद वो अक्सर रास्ते में दिखाई देने लगा, कभी सब्जी की दुकान के बाहर, कभी गली के मोड़ पर, कभी बस स्टॉप पर। एक दिन बाइक धीमे करते हुए बोला, आपका नाम जान सकता हूँ? मैंने कहा, रश्मि। और आप? आदित्य। फिर सिलसिला चल निकला। वो मोबाइल नंबर मांगने में ज़्यादा देर नहीं लगाता, पर मैंने देने में ज़्यादा नखरे नहीं दिखाए। बातों की शुरुआत हुई और जल्दी ही दोस्ती हो गई। आदित्य किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था, अपनी माँ का इकलौता बेटा और अच्छे इलाके का रहने वाला। फ़ोन पर बातें, मैसेजेस, कॉलेज के बहाने मुलाकातें, सब कुछ आसानी से होने लगा। आदित्य वक्त का पक्का था, बातों में गर्मी और अंदाज में गंभीरता रखता था। माँ को जब पता चला तो उन्होंने पूछा, क्या वो गंभीर है या बस वक्त गुजार रहा है? मैंने तुरंत कहा, गंभीर है। माँ ने हंसकर कहा, तो फिर उसे कहो घर आकर मिले। हमारी नज़रों में आ जाएगा तो तुम्हें खुला मौका मिलेगा, वरना चुपचाप कर कुछ भी हासिल नहीं होता। आदित्य को बताया तो अगले दिन ही शाम को वो माँ से मिलने आ गया। माँ ने सवाल जवाब किए, उसकी तनख्वाह, नौकरी, घर का माहौल सब पूछा और जल्दी ही वो घर का मेहमान बन गया। हम सबके लिए बिस्किट लाता, कभी आइसक्रीम, कभी स्प्रिंग रोल, और माँ के लिए हमेशा एक छोटा सा तोहफा। आदित्य का आना जाना इतना आम बन गया था कि छोटी बहनें भी उससे खूब बातें करने लगी थी। वो माँ से भी बातें करता। तकरीबन 1 साल तक ये सब चलता रहा। हम साथ फिल्में देखने जाते, रीमा और सोनिया के साथ ग्रुप में शॉपिंग करते और चुपचाप तस्वीरें भी खींचते। एक बार मेरे फ़ोन में आदित्य के मैसेज बहन ने देख लिए, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब घर में ये सब साधारण बात थी। फिर एक दिन आदित्य ने बताया, मेरा वीज़ा लग गया है, 3 महीने बाद दुबई जा रहा हूँ। मैंने खुशी का इजहार किया, लेकिन वो गंभीर हो गया। मैं वहाँ जाने से पहले तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं खामोश हो गई। मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी। जिंदगी अभी मज़े में चल रही थी, बंधन में बांधने का कोई इरादा नहीं था। माँ से जिक्र किया तो उन्होंने ध्यान से सुना, फिर हंसकर बोली, शादी कर लो, लड़का तुम्हें पसंद करता है, तुम उसकी पत्नी कहलाओगी, पैसे भेजता रहेगा और तुम यहाँ आराम से अपनी मर्जी की ज़िंदगी जियोगी। मैंने पूछा, लेकिन अगर वो वहाँ जाकर बदल गया, किसी और को पसंद कर लिया? माँ ने कहा, अगर तुमने शादी नहीं की तो फिर वो तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं समझेगा, और फिर भला कहाँ से याद रखेगा? पति का रिश्ता एक ढाल है जो तुम्हें बांध कर भी आज़ाद रखता है। उनकी बात में शायद सच्चाई थी, या वो मुझे अपने रास्ते पर ले जाना चाहती थी। बार बार सोचने के बाद मैंने आदित्य को हाँ कह दिया। वो बहुत खुश हुआ। अगले ही हफ्ते वो अपनी माँ के साथ रिश्ता लेकर आ गया। उसकी माँ नरम मिजाज औरत थी, हर बात पर सिर हिलाने वाली। माँ ने जल्दी में सब कुछ तय कर लिया। बेटा जा रहा है, शादी करके जाएगा तो दिल सुकून में रहेगा। सादा सा प्रोग्राम हुआ, पास के ही मंदिर में कुछ करीबी लोग। माँ के चेहरे पर सुकून था, जैसे वो अपने मंसूबे में कामयाब हो चुकी हो। शादी के बाद मैं आदित्य के घर आ गई। शुरू के कुछ खास दिनों में सब कुछ नया, सब कुछ खास लगा। आदित्य की माँ थकी हुई लगती थी, या शायद डरी हुई। शादी के दूसरे दिन उन्होंने मुझे अपनी पुरानी साड़ियाँ दिखाकर कहा, ये सब की सब तुम्हारी हैं, मेरे बाद तुम ही संभालोगी। मैंने वो साड़ियाँ हाथ में ली, लेकिन दिल में सोचा, अब वक्त इन पुरानी चीज़ों का नहीं रहा। मैं अगले ही हफ्ते अपने लिए नई साड़ियाँ खरीद लाई और माँ को फ़ोन करके कहा, माँ यहाँ तो सब खामोश हैं, आप और बहनें आ जाओ। माँ ने सुना तो खुश हो गई, कहने लगी, हमारी बेटी ने तो हमें कभी मायूस नहीं किया। 2 दिन बाद माँ और मेरी बहनें मेरे नए घर में आ गईं। सास ने दरवाजे पर उनका स्वागत तो किया, लेकिन उनके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, सिर्फ इतना कहा, ठीक है, सबको जगह दे रही हूँ, अब ख्याल भी रखना, तुम्हारा काम है। पहले हफ्ते सबने मिलजुल कर वक्त गुजारा, लेकिन धीरे धीरे माँ का असली रंग निकलने लगा। उन्होंने किचन में कदम रखा और सास से कहा, आप बैठिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे साथ में।
सास ने हैरत से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। अगले दिन माँ ने घर की सफाई की, पर्दे बदले, सजावट बदली, बहनों को काम बांट दिया। कोई झाड़ू लगाता, कोई किचन संभालता और सास वो कोने में बैठकर खामोशी से सब देखती। धीरे धीरे हालात यूं बनने लगे कि सास को सब काम खुद करना पड़ता। माँ और बहनें एक कमरे में बैठकर बातें करती, चाय बनती, खाना वहीं पकाती और सफाई भी उन्हीं के हिस्से में आ गई। एक दिन सास ने हिम्मत करके कहा, बेटा तुम सब यहाँ हो तो घर के कुछ काम संभाल लो। मेरा शरीर जवाब देने लगा है। माँ ने हंसकर जवाब दिया, अब आपको आराम की जरूरत है, बाकी सब हम कर लेंगे। लेकिन वो सिर्फ जुबान से दिया हुआ वादा था, सच्चाई में कोई भी काम करने के मूड में नहीं था। सास ने कई बार मुझे अकेले में समझाने की कोशिश की, रश्मि ये घर तुम्हारा है, लेकिन घर चलाना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। मैंने कहा, माँ जी सब ठीक हो जाएगा, आप बस थोड़ा बर्दाश्त करें। आदित्य वहाँ अपनी नौकरी के सिलसिले में व्यस्त था। वो मुझे हर महीने पैसे भेजता। जब वो गया था तो ये कहकर गया था कि मेरी माँ का ख्याल रखना, और मैंने भी मुस्कुराकर कहा था, आप फिक्र ना करें, सब मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अब मैं खुद को असल में मालकिन समझने लगी थी। सास की आवाज़ मुझे हुक्म लगती थी, उनकी राय चुभने लगी थी और खामोशी शिकायत। हम सब अपनी मर्जी की जिंदगी जीना शुरू कर चुके थे। माँ ने कहा, कहानियों वाली किताबें निकालो। बहनों ने सीरियल देखना शुरू किया और मैंने कॉलेज की छुट्टियां ले ली। सास के हिस्से में सिर्फ काम बचा। एक दिन माँ ने कहा, रश्मि अब तुम आदित्य की पत्नी हो, ये घर तुम्हारा है, तो किसी के ताने सुनने की जरूरत नहीं। मेरी सास आंगन धो रही थी और हम सब कमरे में बैठे चिप्स खा रहे थे। बहनों ने म्यूजिक ऑन कर दिया। आज बहुत शोर है, सर दर्द हो रहा है, सास ने कहा। तो मैंने पलटकर कहा, आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। काम करती और कमरे में वापस चली जाती। 3 महीने गुजर गए। आदित्य की तरफ से हर महीने रकम आती और मैं उसे अपनी माँ को दे देती। उन्होंने कहा, ये सब तुम्हारे नाम है, बस ध्यान रखना कि कोई शिकायत ना हो। हमने घर का अंदाज बदल दिया, नया फर्नीचर, नए पर्दे, माँ के लिए टेबल भी सेट किया गया। सास उन सब में कहीं नहीं थी। वह दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी, लेकिन शिकायत नहीं करती थी। एक दिन माँ ने कहा, ये औरत जब तक यहाँ है तुम आज़ाद नहीं हो सकती। उस पर नरमी दिखाई तो कल तुम्हें ही ताने मिलेंगे। मैंने कहा, लेकिन आदित्य। माँ ने बात काट दी। आदित्य वहाँ है, यहाँ तुम हो और तुम्हारा फैसला ही सबसे ज़रूरी है। उसी रात सास ने बुखार की हालत में मुझसे पानी मांगा। मैंने बहन से कहा, ले जाओ और साथ में दवा भी दे देना। वो ले गई, लेकिन सास की आंखों में जो कुछ था वो शायद शुक्रिया नहीं शिकायत थी। आदित्य को गए 4 साल हो चुके थे। शुरू के कुछ महीने उसका संदेश आता रहा, कभी कभार कॉल भी, लेकिन धीरे धीरे वो सब खत्म हो गया। आखिरी कॉल को 2 साल हो चुके थे। मैंने ना कभी शिकायत की, ना कभी उसके पास वापस आने पर सवाल उठाया। पैसे वक्त पर आ रहे थे, हमें और क्या चाहिए था। मैं पूरी तौर पर घर की मालकिन बन चुकी थी। माँ का आदेश, मेरा फैसला और बहनों का हंसी मजाक, ये हमारी दुनिया थी। और उस दुनिया में आदित्य की माँ खामोश बेजान वजूद बनकर रह गई थी। उनके चेहरे पर थकान बढ़ रही थी, आंखों के हिस्से अंदर धंस गए थे। लेकिन सुबह उठती, झाड़ू लगाती, बर्तन धोती, कपड़े सुखाती, न शिकायत करती न विरोध। कई बार हम सब कमरे में बैठकर ऊंची आवाज में हंसते, फिल्म देखते, गाने बजाते और वो चुपचाप सफाई करती। एक दिन माँ ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कब तक जिंदा रहेंगी, आखिर कब जाएंगी। मैंने हंसते हुए कहा, पता नहीं, शायद वक्त को रहम आ गया है। सास ने ये सुना जरूर, मगर जैसे हर बार की तरह इस बार भी कुछ नहीं कहा। वो अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। हमने कभी उनसे नरमी से बात नहीं की। उनके काम में कमियां निकालते, कपड़ों में दाग बताते, खाने में नमक ज़्यादा या कम होने पर बातें सुनाते। बहनों में कभी कोई कहता, आप तो हर वक्त कुछ ना कुछ गिरा देती हैं, आपके हाथ कांपते हैं। सास सिर्फ मुस्कुरा देती, सर झुका लेती। मैंने कभी उनका पक्ष नहीं लिया, बल्कि कई बार माँ के साथ मिलकर ताना मारा, हमने तुम्हें अपने साथ रखा है, ये कम है क्या। एक दिन मेरी सास बहुत बीमार हो गई, तेज बुखार था, शरीर कांप रहा था। मैंने माँ से कहा, लगता है दवा लेनी पड़ेगी। माँ ने लापरवाही से कहा, दवा क्यों दोगी, कुछ दिन के बाद आराम ही आराम है। मैं चुप हो गई, दवा लेने नहीं गई। अगले दिन बहनों ने उनके लिए दलिया बनाया, लेकिन बहुत थोड़ा। सास ने कुछ चम्मच लिए, फिर लेट गई। उनका चेहरा पीला था। बहन ने कहा, दीदी उनको डॉक्टर को दिखा दो, हालत बहुत खराब है। मैंने कहा, ये बीमारियां बरसों चलती हैं,
कुछ नहीं होता। शाम को वो बाथरूम गई और वापसी पर गिर पड़ी। माँ ने कहा, उठाओ उनको, मर जाएंगी तो हम पर इल्जाम ना आ जाए। पानी दिया गया। उनकी सांस तेज हो चुकी थी। मैंने कहा, माँ अगर कुछ हो गया तो? माँ ने गंभीरता से कहा, तो यही होगा जो सबके साथ होता है, मरना कोई नई बात थोड़ी है। कुछ घंटे बाद सास की हालत संभल गई, लेकिन अब वो ज्यादा खामोश हो चुकी थी। ना किसी चीज के बारे में पूछती, ना किसी बात पर अपनी राय देती। सुबह से शाम तक एक ही कोने में बैठी रहती। मैं एक दिन उनके पास गई और कहा, कुछ चाहिए? उन्होंने सर हिलाया, नहीं। मैंने कहा, कोई बात करनी है, बोलिए। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरी बात से? मेरी बात सुनकर मैं रुक गई। दिल में जैसे कुछ चुभ गया, लेकिन तुरंत संभल गई। मैंने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं वापस आ गई, लेकिन रात को नींद नहीं आई। पहली बार दिल ने सवाल उठाया कि अगर आदित्य यहाँ आ गया तो क्या देखेगा। वो माँ जो कभी सर उठाकर बोलती थी, अब खामोश क्यों है? वो किचन में काम करने वाली और दरवाजे पर क्यों बैठी है? इतने सालों में सब कुछ बदल चुका था, लेकिन जो नहीं बदला था वो था आदित्य की माँ का सब्र और शायद मेरा व्यवहार, जो हर दिन और ज्यादा सख्त होता जा रहा था। मार्केट में शॉपिंग करते हुए अचानक आदित्य की कॉल आई। उसकी आवाज़ सुनकर जैसे झटका लगा। मैं इंडिया आ चुका हूँ, एयरपोर्ट से निकल रहा हूँ, सीधा घर आ रहा हूँ। मेरी सांस रुक गई, शब्द गले में अटक गए। वो अचानक बोला, सरप्राइज देना चाहता था तुम्हें और माँ को, खुश देखना चाहता हूँ। फ़ोन बंद हुआ तो मेरे हाथ से शॉपिंग बैग गिर गए। बाजार की भीड़, गाड़ियों का शोर, सब एक तरफ। दिमाग में सिर्फ एक नज़र बार बार घूम रही थी। सास आंगन में काम कर रही थी जब मैं निकली थी। मैंने जल्दी से स्कूटी निकाली और घर की तरफ दौड़ी। रास्ते में माँ को कॉल लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दिल में घबराहट बढ़ने लगी। दरवाजे पर पहुंची तो आदित्य उसी वक्त गाड़ी के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान के साथ एक अजीब सी खुशी थी। रश्मि, तुम भी अभी पहुंची हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराकर सिर हिलाया। आदित्य ने दरवाज़ा खोला। मैंने अंदर कदम रखा और एक लम्हे में ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। सामने आंगन में उसकी माँ औंधे मुंह जमीन पर पड़ी थी। उनके पास मेरी माँ और मेरी दोनों छोटी बहनें खड़ी थी, चीख रही थी, उठो ना, क्या हो गया है तुम्हें? आदित्य के लिए जैसे एक पल को वक्त थम गया। उसने भागकर माँ जी को उठाया, उनका चेहरा ऊपर किया और तुरंत कहा, माँ आंखें खोलो। मैं पीछे खड़ी रही, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी माँ ने सफाई देने की कोशिश की, गिर गई थी, शायद चक्कर आ गया। हम तो बस पानी देने ही वाले थे। आदित्य ने उनकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं, बस अपनी माँ को उठाकर अंदर कमरे में ले गया। सास के हाथ में मोबाइल था, जो शायद उनके गिरने के साथ ही नीचे गिर गया था। आदित्य ने मोबाइल उठाया, उसका स्क्रीन चेक किया, फिर कानों में ईयरफोन लगाकर रिकॉर्डिंग सुनने लगा। हम सब खामोश थे, माँ, बहनें और मैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जैसे जैसे आदित्य की नज़र मोबाइल स्क्रीन पर जाती रही, उसका चेहरा सख्त होता गया। कभी वो मेरी तरफ देखता, कभी माँ की ओर। रिकॉर्डिंग में सास की आवाज़ थी, मेरी आवाज़, बहनों की हंसी और उन सबके बीच वो ताने, वो बातें, वो शब्द जो हम रोज़मर्रा में बोलते थे। अब मोबाइल में सारे सबूत कैद थे। आदित्य ने ईयरफोन उतारा और मुझे देखा। ये सब क्या है? मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं मिले। वो मेरी माँ की तरफ मुड़ा। आप तो कहती थी कि मेरी माँ को अपना बनाकर रखेंगी। माँ ने तुरंत कहा, बेटा, औरतों की बातों में अक्सर जज्बात होते हैं। हमने कभी कुछ बुरा नहीं चाहा। तुम्हारी माँ बहुत खामोश मिजाज है, हर बात दिल पर ले लेती हैं। आज जरा जोर से कह दिया। खामोश मिजाज होने का ये मतलब तो नहीं कि आप सब उन पर हुकूमत करें। आदित्य गरजा, वो मेरी माँ है, वो औरत जिसने मुझे जन्म दिया, बड़ा किया, जिसे मैं आपके हवाले करके गया और आपने उसे नौकरानी से भी बदतर हालत में पहुंचा दिया। मेरी बहनें खामोश खड़ी थी, चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मेरी तरफ देखते हुए कहा, रश्मि, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी गैर मौजूदगी में तुम माँ का सहारा बनोगी, लेकिन तुमने तो उनकी ज़िंदगी से सुकून छीन लिया। मैंने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, माँ और बहनों ने। उसने बात काट दी। तुम इस घर की मालकिन थी, तुमने कुछ ना कहकर सब कुछ होने दिया। वो पलटा और कमरे की तरफ गया। सास होश में थी, आंखों में आंसू थे। आदित्य को देखकर बोली, बेटा तू आ गया। आदित्य ने उनका हाथ पकड़ा। माँ, आपने कुछ क्यों नहीं बताया? वो बोली, बताती तो कौन सुनता, बस मोबाइल में रख लिया, शायद कभी तो सुन ले। आदित्य ने उनके सिर पर हाथ रखा। अब कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ।
फिर मेरी तरफ मुड़ा। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपनी पत्नी बनाया, अपनी माँ की छांव में रखा और तुमने इस छत को नरक बना दिया। माँ ने कुछ कहना चाहा लेकिन आदित्य ने हाथ उठाकर रोका। आपकी कोई मजबूरी नहीं थी, आपने तो कब्जा किया, जो दिल किया वही किया। फिर मेरी ओर देखा, लेकिन अब फैसला मैं करूँगा। मैं डरते हुए बोली, क्या मतलब? आदित्य ने जोर से कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तुमने मेरा दिल तोड़ा, मेरी माँ को तोड़ा और अपनी हरकतों से रिश्ते को बर्बाद कर दिया। मेरे कदम लड़खड़ा गए। माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बहनें सदमे में आ गईं। सास ने आंखें बंद कर लीं और जैसे अब उन्हें सुकून आ गया हो। और आदित्य ऐसे खड़ा था जैसे सब खत्म करके खामोशी से पीछे हटने को तैयार हो। घर के अंदर की हवा जैसे रुक गई थी। उसका तलाक कहना इतना बेरहम था कि जैसे मुझ पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। माँ ने सोफे का सहारा लिया और बैठ गईं। किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझे देखे। सास खामोश बिस्तर पर लेटी थी, जैसे उनकी बरसों की घुटन आज खत्म हो गई हो। आदित्य ने कहा, अब सब खत्म हो चुका है। मैं यहाँ किसी का मुजरिम नहीं बन सकता। आपने जो किया वो सिर्फ मेरी माँ के साथ नहीं, मेरे साथ भी किया। मेरी माँ ने बोलने की कोशिश की, बेटा हालात ऐसे हो गए थे। आदित्य ने बात काट दी। हालात नहीं, ये आपके फैसले थे। जो कुछ भी किया गया जानबूझकर किया गया। मैंने कहा, आदित्य एक बार मेरी बात सुनो। मैंने गलती की है, मैं मानती हूँ, लेकिन तुम ऐसे। उसने मेरी तरफ अजनबी नज़रों से देखा। ये रिश्ता खत्म हो चुका है रश्मि। तुम्हारे चेहरे पर वो सब कुछ लिखा है जो मैं सालों बाद समझ पाया। अब माफ़ी या दलील का कोई मतलब नहीं। मेरी जुबान बंद हो गई। अब कुछ भी नहीं बचा था। वो घर जो मेरा अपना लगता था आज अजनबी हो गया। कमरों में रखी चीज़ें जो मेरी पसंद की थी पराई महसूस होने लगी। आदित्य ने कुछ ज़रूरी चीज़ें समेटी, सास को साथ में लिया और बोला, माँ चलें, अब आपको ये सब बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। सास ने उठने से पहले एक बार मुझे देखा। उनकी नज़रें थमी हुई थी, लेकिन उनमें सिर्फ एक सवाल था, आखिर क्यों? दरवाज़ा बंद हुआ। उनके कदमों की आवाज़ देर तक सुनाई देती रही। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई। मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा। रश्मि, हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ। किस्मत ने धोखा दे दिया। मैंने उनकी तरफ देखा। माँ, धोखा किस्मत ने नहीं, हमने खुद अपने साथ किया। उस रात मैंने पहली बार आईने में खुद को देखा। वही चेहरा जो हमेशा लिप ग्लॉस और फाउंडेशन से सजता था, आज बिना किसी मेकअप के सामने था। बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे और चेहरे पर थकान। मैंने हाथ बढ़ाकर आईने को छुआ और फिर धीरे से कहा, ये मैं हूँ। पूरे घर में खामोशी थी, लेकिन वो आईना बोल रहा था। उन सभी सालों के जुल्म की, इंतहा, नाफरमानी की, सब कुछ जैसे उसी में कैद था। मैंने ड्रेसिंग टेबल की दराज खोली, पुरानी तस्वीर निकाली, शादी के दिन की तस्वीर, जब आदित्य मुझे देखकर मुस्कुराया था। वो लम्हा जो अतीत बन चुका था। हम दोनों के चेहरे पर उम्मीदें थीं, आज वो उम्मीदें राख हो चुकी थीं। माँ कमरे में आई, कहने लगी, सब कुछ सोचना पड़ेगा, अब यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरी दुनिया जो मैंने अपने अंदाज से बनाई थी, आज मेरे हाथ से निकल चुकी थी। अगली सुबह माँ ने सारा सामान पैक करवाया, कुछ रिश्तेदारों से बात की और कुछ दिन के लिए एक जानने वाले के घर जाने का फैसला किया। मैं घर की आखिरी सीढ़ी पर खड़े होकर एक बार फिर पीछे मुड़ी। वो दीवारें जो बरसों मेरे नाम रही थीं, आज बेजुबान गवाह बनकर खामोश खड़ी थीं। दरवाजे पर लगे फूल मुरझा चुके थे और आंगन में फैली धूप भी जैसे ताना मारती हुई हंस रही थी। नए घर पहुंचकर माँ ने कहा, ये सब वक्त की बात है, संभल जाएंगे। मैंने पहली बार उनकी तरफ देखा और बोला, हम वक्त को इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि जो बीज हम बोते हैं वही उगाते हैं। हमने बीज ही जहर के बोए थे, तो अब फसल तो कड़वी ही पैदा होगी। माँ ने कुछ नहीं कहा। दिन गुजरते गए, लेकिन अंदर कुछ ठहर गया था। सास की खामोशी, आदित्य का नाराज होना, घर का छिन जाना, सब एक एक करके आंखों के सामने आता और दिल पर बोझ बनता गया। किसी दिन आदित्य वापस अपनी जिंदगी में सुकून पा लेगा, शायद कुछ सुकून के लम्हे गुजार लेगा, लेकिन मैं इस बोझ में जिंदा रहूंगी, जहां हर आईना मुझे वही दिखाएगा जो मैं बन चुकी हूँ। कैसी औरत जिसे सब कुछ मिला लेकिन उसने कुछ संभाल नहीं पाया। ये अंजाम नहीं था, ये शुरुआत थी। एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत जिसमें शर्मिंदगी ही मेरी सच्चाई थी। अपनी आज़ादी का मतलब दूसरों को बेइज्जत करना नहीं होता। जिंदगी में अधिकार मिलने पर खुद को भी साबित करना पड़ता है। सिर्फ कामयाबी ही नहीं, जिम्मेदारी भी निभानी होती है। तो दोस्तों,
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।